हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, CM योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है, वाराणसी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थारू संस्कृति की तर्ज पर किस जिले के बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बहराइच में। अगला है, हाल ही में किस देश ने भांग के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अभी जो है जर्मनी ने भांग के उपयोग को मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह, इन्होंने जो है सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। अगला है, किस देश में 28 और 29 अक्टूबर को UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक आयोजित की गई? तो ये की गई है भारत में आयोजित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये जो जिम्मेदारी है ये सौंपी गई है टाटा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है ये हरियाणा में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने कानपुर के विजयनगर स्थित ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क में बने नमो वन का लोकार्पण किया, जो कि प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति से बना पार्क है। ये जो पार्क है इसमें करीब 1.8 लाख पौधे लगाए गए हैं और 2 साल में यहाँ पौधे 10 गुना तेजी से बढ़े हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो वन का लोकार्पण कहाँ पे किया है, तो यहाँ से याद रखेंगे कानपुर के विजयनगर में जो ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क है उसमें नमो वन पार्क का लोकार्पण किया गया। अब दोस्तों, ये जो पार्क है ये प्रदेश का पहला मियावाकी पद्धति से बनने वाला पार्क है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो मियावाकी पद्धति है क्या? तो दोस्तों, जो मियावाकी पद्धति है इसका आविष्कार जापान के एक वनस्पति शास्त्री थे मियावाकी। ठीक है, मियावाकी ने इस पद्धति का आविष्कार किया था और इसीलिए इसे मियावाकी पद्धति कहा जाता है। तो ये जो मियावाकी पद्धति है ये होती कैसी है? तो दोस्तों, इसमें क्या है कि छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं और ये जो पौधे लगाए जाते हैं ये साधारण पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से अधिक बढ़ते हैं। गड्ढा खोदने से पहले 3 प्रजातियों की लिस्ट बनाई जाती है और उनमें ऐसे पौधे चुने जाते हैं जिनकी ऊंचाई पेड़ बनने पर अलग अलग हो सके। और ये जो पद्धति है ये मियावाकी ने इसका आविष्कार किया था और इस पद्धति से जो पौधे हैं वो कम खराब होते हैं। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि प्रदेश में मियावाकी पद्धति से बना पार्क कौन सा है पहला, तो ये नमो वन पार्क होगा, जो कि कहाँ पे है? कानपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 34 जिलों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो 34 जिले हैं
जिनकी सीमाएं नेपाल के अलावा अन्य राज्यों से मिलती हैं, इन सीमावर्ती जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से जो समृद्ध जिले हैं इनमें टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा और यहाँ पर ODOP उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि हर एक जिले से जो उत्पाद चुने गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो इन उत्पादों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की छलांग और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल या अन्य किसी राज्यों से मिलती हैं। तो ये जो जिले हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। और दोस्तों इन जिलों में क्या होगा, पर्यटन की दृष्टि से जो समृद्ध जिले हैं इन 34 जिलों में, तो वहाँ पर जो है फैसिलिटेशन सेंटर हो गया, इसके अलावा होटल चेन, यात्री प्लाजा, तो इस सब का विकास किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ODOP उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ताकि ODOP उत्पादों को प्रदर्शित करने से क्या होगा कि जो जिले हैं इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, क्योंकि ODOP उत्पादों को जब प्रदर्शित किया जाएगा तो ये जो उत्पाद है वो ऊंचे स्तर तक पहुंचेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पहुंच इनको मिलेगी। तो ये एक इसमें लाभ होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि कितने जिले हैं, तो 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित बाल रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, झांसी में। दोस्तों झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं बाल रोग अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में यूपी पेडिकॉन 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के बाल रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन रविवार को समापन हो गया। झांसी को 11 साल बाद इस आयोजन का मौका मिला था। सम्मेलन ओरछा के एक होटल में आयोजित किया गया। ठीक है, ये जो है आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने वाले चिकित्सक नई बीमारियों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करे। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, उन्होंने जो है शोध पत्र प्रस्तुत किए और जानकारियाँ साझा की। इससे मरीजों के इलाज में आसानी होगी। तो ये जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, इससे जो मरीज हैं इनके इलाज में आसानी होगी। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर यूपी पेडिकॉन 2022 के तहत बाल रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है कहाँ पे, झांसी में किया गया है और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एवं बाल रोग अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों झांसी में 11 साल बाद ये आयोजन किया गया है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और इस आयोजन में जो है क्या किया गया, तो किस चीज़ पर जो है इसमें फोकस हुआ, तो सम्मेलन जो है ये एक होटल में आयोजित किया गया, जहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो शामिल हुए और उन्होंने नई बीमारियों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और जो है जानकारियाँ साझा की। इससे जो मरीज हैं इनके इलाज में आसानी होगी। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि बाल रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये झांसी में आयोजित किया गया यूपी पेडिकॉन 2022 के तहत। अगला है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा किस राज्य में बनकर के तैयार हुई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, राजस्थान में। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा है ये राजस्थान में बनकर के तैयार हुई है, जो कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, याद रखेंगे कहाँ पे बनी है, राजस्थान में ये बनकर के तैयार हुई है। दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में, कहाँ पे, राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये जो भगवान शिव की प्रतिमा है इसको क्या नाम दिया गया है, तो विश्व स्वरूपम इसको नाम दिया गया है। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा शहर में स्थापित भगवान शिव की ये जो प्रतिमा है ये 369 फीट ऊंची है और प्रतिमा का गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मोरारी बापू अनावरण करेंगे। ये चीज़ भी याद रखेंगे कि इसका अनावरण कौन करेगा, तो गुजरात के जो आध्यात्मिक गुरु हैं और धर्म प्रचारक हैं मोरारी बापू, ये जो है इसका अनावरण करेंगे। दोस्तों इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जो है इसमें उपस्थित रहेंगे।
तो ये चीज़ याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुई है। तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में बनकर के तैयार हुई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी भगवान शिव की। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ये जो प्रतिमा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाम याद रखेंगे प्रतिमा का, विश्व स्वरूपम। दोस्तों ये जो प्रतिमा है ये ऊंचाई इसकी 369 फीट है, ये याद रखेंगे। और इसको बनाने की अगर हम बात करते हैं तो 3000 टन, कितना 3000 टन जो है इसमें 3000 टन इसमें स्टील और लोहा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे सारी बातें कि दुनिया की भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनकर के तैयार हुई है। तो हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले में, और इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है तो विश्व स्वरूपम इस प्रतिमा को नाम दिया गया। ऊंचाई कितनी है तो 369 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये इसकी इमेज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम रिवाइज करेंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये है कहाँ पे और ये किसकी प्रतिमा है। तो याद रखेंगे आप, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है ये कितनी ऊंची है तो ये आप याद रखेंगे, इसे 182 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर हम बेस सहित की बात करते हैं तो जो है ये 240 मीटर हो जाती है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इस बात को याद रखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और ये है कहाँ पे तो याद रखेंगे गुजरात में ये स्थित है। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पे स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। अगली जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है ये किसकी है तो जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा है ये स्वामी रामानुजाचार्य की है। याद रखेंगे यहाँ से स्वामी रामानुजाचार्य की है, रामानुजाचार्य की है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य की है। और दोस्तों ये कितनी ऊंची है इसको भी याद रखेंगे तो 216 फीट, 216 फीट जो है ये प्रतिमा ऊंची है। और ये है कहाँ पे तो तेलंगाना के हैदराबाद में, याद रखेंगे हैदराबाद में जो है ये प्रतिमा स्थित है तेलंगाना में। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची ये प्रतिमा है स्वामी रामानुजाचार्य की, जो कि 216 फीट ऊंची है। ठीक, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है तो लातूर महाराष्ट्र, याद रखेंगे लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है स्टैचू ऑफ नॉलेज। और ये किसकी प्रतिमा है तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। अगली है स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ पीस जो प्रतिमा है ये कहाँ पे है तो राजस्थान के पाली में, याद रखेंगे राजस्थान के पाली में है स्टैचू ऑफ पीस। तो ये जो प्रतिमा है इसको याद रखेंगे। अगली है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में जो प्रतिमा है ये कहाँ पे है तो दोस्तों ये है कहाँ पे बिहार, याद रखेंगे बिहार के बोधगया में, बिहार के बोधगया में ये प्रतिमा है। और ये कितनी इसकी लंबाई है तो ये 100 फीट लंबी है, इस बात को याद रखेंगे। और ये दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा की प्रतिमा है। ठीक, तो याद रखेंगे सारी प्रतिमाएं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश को संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आशा राजूबाई मालवीय। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही सुश्री
आशा राजूभाई मालवीय साइकिल से 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेंगी और देश के संपूर्ण राज्यों का ये भ्रमण करेंगी साइकिल के जरिए। यात्रा के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्पॉट, नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनेंगी। ये जो यात्रा है ये 11 महीने बाद दिल्ली में इसका समापन होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखेंगे आशा राजूभाई मालवीय का। ये जो है 1 नवंबर को अपनी यात्रा शुरू करेंगी और ये साइकिल के जरिए देश के सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी और इनकी जो यात्रा है वो लगभग 20,000 किलोमीटर की होने वाली है। यानी 20,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये साइकिल के जरिए तय करेंगी और इस यात्रा का जो समापन है वो होगा 11 महीने बाद, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, तो आशा राजूभाई मालवीय का नाम याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ईरान को। स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान के राजदूत को देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण बाहर रखा गया। इससे पहले दोस्तों अक्टूबर 2022 में यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के दूतों को भी समारोह में शामिल होने से रोक दिया गया था। तो जो नोबेल पुरस्कार है इसमें अभी जो है किसको रोका गया? तो ईरान के राजदूत को शामिल होने से रोक दिया गया। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है ये कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये दिया जाता है और 1896 में पुरस्कार संस्थापक जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनकी मृत्यु की वर्षगांठ पर ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि किस देश के राजदूत को बाहर रखा गया? तो रूस और बेलारूस को बाहर रखा गया था और अभी जो है ईरान के राजदूत को भी इसमें शामिल होने से बाहर कर दिया है। तो इस बात को याद रखेंगे आप। ईरान, रूस और बेलारूस के जो दूत हैं इनको नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान से आपको याद रखना है इसकी कैपिटल। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तो तेहरान ईरान की कैपिटल है। ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल ईरान की करेंसी है। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो इब्राहिम राइसी, ये जो है ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो सभी याद रखेंगे, कैपिटल, करेंसी एंड प्रेसिडेंट। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, केरल ने। दोस्तों केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल है। तो ये जो है महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य से संबंधित है तो ये केरल से संबंधित है। केरल के जो पर्यटन विभाग है उसने इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से संबंधित, इनको हम रिवाइज करते हैं। तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट जो है कौन सी बनी है? तो ये बनी है केरल, याद रखेंगे। अगला है देश की पहली वाटर मेट्रो। तो देश की जो पहली वाटर मेट्रो है ये कोच्चि में, याद रखेंगे कोच्चि। देश की पहली जो वाटर मेट्रो है ये कहाँ पे चली? तो ये कोच्चि में। अगला है कार्बन न्यूट्रल पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, कार्बन न्यूट्रल पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य। अगला है यहाँ से कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य और थय्यम थुलाल, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये जो सारे नृत्य हैं ये केरल से संबंधित हैं। अगला है शाइली मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो केरल में इसको लॉन्च किया गया। सुरक्षा मित्र परियोजना ये भी केरल से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और याद रखेंगे कि देश का पहला और एकमात्र राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है ये कौन सा है? तो ये केरल बन गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है, इसको आप याद रखेंगे। साइलेंट वैली ये कहाँ पे? ये भी केरल में ही है। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी ओवरहॉशर मैग्नेटोमीटर विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, भारत ने। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने भारत में पहला एक स्वदेशी ओवरहॉशर मैग्नोमीटर यानी कि OM ओवरहॉशर मैग्नोमीटर विकसित किया है। जो ओवरहॉशर मैग्नोमीटर है ये दुनिया भर में चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है।
इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया गया। इस बात को याद रखें, कहाँ पे? अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में। ये भूचुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। तो याद रखेंगे कि भारत में जो है पहली बार स्वदेशी रूप से एक ओवरहोशर मैग्नेटोमीटर विकसित किया गया है, और ये किसने विकसित किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए क्या घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, समान वेतन की। दोस्तों, बीसीसीआई ने ऐतिहासिक फैसले में टीम इंडिया के सभी केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार अगर हम देखें तो महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर जो है फीस दी जाएगी, जिसमें से टेस्ट मैच में 15 लाख रुपए, प्रति वनडे में 6 लाख रुपए और प्रति T20 इंटरनेशनल में 3 लाख रुपए की जो मैच फीस है वो मिलेगी, पुरुष और महिला दोनों को समान। भारतीय महिला टीम ने हाल ही में 2022 में 1 महीने में राष्ट्रीय खेलों में क्रिकेट में भारत का पहला पदक जीता था। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में बीसीसीआई ने जो है पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी है। अगला है, किस राज्य सरकार ने साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की जो है शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इससे कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन जो सफल है, तो इसे जो है कृषक ओडिशा के साथ भी एकीकृत किया गया है। इस वजह से 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव होगी। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि सफल जो एक किसानों के लिए क्रेडिट पोर्टल है, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि जो ऋण उत्पाद हैं, यहाँ तक जो है पहुँच में ये सक्षम बनाएगी किसानों को। तो याद रखेंगे, सफल कहाँ से संबंधित हो जाएगा? उड़ीसा सरकार से। तो दोस्तों, ये थे 31 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, ट्विटर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। ये रहा आज का क्वेश्चन, 27 अक्टूबर को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी है, वो भी आपको बताना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।